नीलकुंड नाम का गांव था, एक शांत और मनोरम स्थान जो हरी भरी वादियों और प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। ये गांव चारों ओर से घने पेड़ों, बहती नदियों और रंग बिरंगी फूलों से सुशोभित था, जहां पक्षियों की मधुर चहचहाहट और हल्की हल्की पवन की सरसराहट दिनचर्या का अभिन्न अंग थी। इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच रहती थी नेहा, एक ऐसी महिला जिसकी समझदारी, सौम्यता और परंपराओं के प्रति गहरा लगाव उसे गांव की अन्य महिलाओं से अलग बनाता था। वो अपने 5 वर्षीय बेटे वैदिक के साथ एक छोटे लेकिन सुंदर मिट्टी के घर में निवास करती थी, जिसके आंगन में मिट्टी के बर्तन, लटकते हुए फूलों के हार और एक पुराना चक्का सजीवता भरते थे। नेहा का जीवन सादगी से भरा था, फिर भी उसकी आत्मा में गहरी सांस्कृतिक जड़ें थी। उसे बच्चों को ज्ञान देना, उनके चेहरों पर मुस्कान लाना, रंगीन त्योहारों को परिवार और गांव वालों के साथ हर्षोल्लास से मनाना और अपनी पसंदीदा साड़ियों को पहनकर अपनी सुंदरता को निखारना बेहद प्रिय था। हर त्योहार पर वो अपने घर को फूलों और रंगोली से सजाती और बच्चों को कहानियां सुनाकर उनके मन में संस्कृति के बीज बोती। उसकी साड़ियां, जो हल्के नीले, हरे और गुलाबी रंगों में चमकती थी, न केवल उसकी शालीनता को दर्शाती थी, बल्कि गांव की पारंपरिक कला का भी प्रतीक थी। वैदिक की दुनिया केवल अपनी मां तक ही सीमित थी। वह एक मासूम और जिज्ञासु बच्चा था, जिसका पूरा दिन मां के साथ खेलने, उसकी कहानियां सुनने और गांव के खेतों में दौड़ने भागने में बीतता था। लेकिन उसके छोटे से दिल में एक अनकही इच्छा पल रही थी। वो चाहता था कि उनकी ये छोटी सी दुनिया, जो केवल मां और उसके बीच सिमटी थी, में कोई नया साथी शामिल हो। उसका मन लालायित था किसी ऐसे दोस्त के लिए जो अनोखा हो, इंसान न हो और उनके साधारण जीवन में एक नई रंगत, एक नई उमंग लाए। वो अक्सर आसमान की ओर देखता, पक्षियों को उड़ते हुए देखता और सोचता कि काश कोई जादुई साथी उनके घर में आ जाए। शायद कोई पंखों वाला मित्र जो उसकी जिज्ञासा को शांत करे और मां के साथ उसकी दुनिया को और भी खूबसूरत बना दे। उसकी कल्पनाओं में वो अपने इस अनोखे दोस्त के साथ गांव की सैर करता, खेतों में खेलता और मां की कहानियों को सुनते हुए उससे नए किस्से सुनने की उम्मीद करता। ये सपना उसकी आंखों में चमक बनकर रहता और वो हर दिन इस इच्छा को मन में संजोए रखता। एक दिन भारी बारिश की फुहारों के बाद, जब आकाश बादलों से ढका हुआ था और हर ओर ठंडी बूंदों की मधुर गूंज सुनाई दे रही थी, गांव नीलकुंड में एक नन्ही सी गौरैया नेहा के मिट्टी के घर के बरामदे में गिर पड़ी। उसकी कोमल पंखें भीग चुकी थी और वो थकान से भरी, असहाय होकर फड़फड़ा रही थी। नेहा, जो उस समय अपने आंगन में मिट्टी के बर्तनों को साफ कर रही थी, ने तुरंत ध्यान दिया। उसने अपनी हथेलियों को कोमलता से फैलाया, उस छोटी सी चिड़िया को सावधानी से उठाया और अपने गर्म स्पर्श से उसे सहारा दिया। उसकी आंखों में दया और ममता झलक रही थी जब उसने प्यार से कहा, अब तू मेरी बिटिया है, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि मानो वो गौरैया को नई जिंदगी दे रही हो। गौरैया ने जैसे नेहा की गहरी, दयालु आंखों में कुछ अनकहा पढ़ लिया। उसने कमजोर सिर को हल्का सा हिलाया, मानो वो नेहा की ममता को स्वीकार कर रही हो और उसकी सुरक्षा में भरोसा जता रही हो। ये पल इतना मार्मिक था कि आसपास की हवा में भी एक सन्नाटा सा छा गया, मानो प्रकृति भी इस बंधन की गवाह बन रही हो। नेहा के 5 वर्षीय बेटे वैदिक, जो इस दृश्य को चुपचाप देख रहा था, ने उत्साह से कहा, मां, इसे कोई प्यारा नाम देना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसका नाम गुड़िया होगा, क्योंकि ये हमारे घर की छोटी सी गुड़िया है। नामकरण का ये क्षण घर में खुशी की लहर ले आया और गुड़िया जैसे इस नाम को सुनकर और भी सहज हो गई। उस दिन से गुड़िया हर दिन नेहा और वैदिक के साथ रहने लगी। वो सुबह सुबह बरामदे में चहचहाती, नेहा की बातों को ध्यान से सुनती और जब नेहा अपनी रंग बिरंगी साड़ियां पहनती
तो गुड़िया उसकी हर बारीकी को बड़े चाव से निहारती। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए, गुड़िया में एक अनोखी आदत विकसित हुई। उसने अपने छोटे छोटे पंखों में रंगीन पट्टियां बांधना शुरू कर दिया, मानो वो नेहा की साड़ी का पल्लू सजाने की कोशिश कर रही हो। कभी नीला, कभी हरा और कभी गुलाबी ये पट्टियां उसके पंखों पर फहराती और वो गर्व से इधर उधर उड़ती, मानो वो भी गांव की संस्कृति का हिस्सा बन गई हो। वैदिक इस दृश्य को देखकर हंसता और कहता, देखो मां, गुड़िया भी तुम्हारी तरह सजना चाहती है। नेहा मुस्कुराती और गुड़िया को थोड़ा सा अनाज खिलाती, जो उसकी नन्ही चोंच में आराम से समा जाता। इस तरह गुड़िया न केवल नेहा और वैदिक का साथी बनी, बल्कि उनके साधारण जीवन में एक नई कला, नई खुशी और नई कहानी का आधार बन गई। गांव के लोग भी इस अनोखी गौरैया को देखकर मुस्कुराते और कहते, नेहा की बिटिया सचमुच जादुई है। और यही जादू नीलकुंड की हवाओं में गूंजता रहा। एक सुखद बरसात के दिन, जब आकाश घने काले बादलों से ढका हुआ था और हल्की हल्की बूंदें धरती को नहला रही थी, गांव नीलकुंड के आंगन में एक घायल मोर धीरे धीरे लंगड़ाते हुए पहुंचा। बारिश की तेज बौछारों ने उसकी रंगीन पंखों को कीचड़ से सना दिया था और उसके एक पैर में गहरी चोट के कारण वो असहाय होकर फड़फड़ा रहा था। आसपास की हवा में उसकी कमजोर चींची की आवाज गूंज रही थी, जो दया और चिंता का भाव जगा रही थी। नेहा, जो उस समय अपने मिट्टी के घर के बाहर बरामदे में बैठी थी, अपने पसंदीदा मिट्टी के बर्तनों को साफ कर रही थी और बरसात की मधुर गंध का आनंद ले रही थी, ने तुरंत इस सुंदर प्राणी की ओर ध्यान दिया। उसकी ममता जाग उठी और उसने अपने कोमल हाथों को सावधानी पूर्वक फैलाया। उसने मोर को धीरे से उठाया, मानो वो किसी नाजुक खजाने को संभाल रही हो, और उसे घर के भीतर लाकर एक साफ मुलायम कपड़े पर बिठाया। नेहा ने अपने घरेलू उपचार की शुरुआत की। उसने उसके घाव को साफ पानी से धोया, गांव की प्राचीन जड़ी बूटियों का लेप तैयार किया और उसे अपने हाथों से लगाया। फिर उसने एक छोटी कटोरी में ताजा पानी डाला और मोर को पिलाया, जो उसकी थकान को कम करने लगा। अपनी देखभाल और प्यार से नेहा ने मोर की जान बचाई। जब वो धीरे धीरे बेहतर महसूस करने लगा और अपनी आंखों में एक चमक लौट आई, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अब मेरा गोलू है। इस गांव का प्यारा गोलू मोर। उसकी आवाज में गर्व और स्नेह था और इस तरह उसका नाम पड़ा गोलू, जो उसके मासूम और आकर्षक स्वभाव से मेल खाता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गोलू मोर को नेहा की रंगीन साड़ियों से एक गहरा लगाव हो गया। नेहा की अलमारी में रखी लाल, हरी, सुनहरी और नीली साड़ियां, जो महीनों की मेहनत से सजी थी और गांव की पारंपरिक कढ़ाई से अलंकृत थी, उसे अपनी ओर खींचती थी। जब भी नेहा अपनी पसंदीदा लाल या हरी साड़ी पहनती, जो उसके व्यक्तित्व की शालीनता और सांस्कृतिक गहराई को दर्शाती थी, गोलू उसके चारों ओर चक्कर लगाता और अपने मनमोहक पंख फैलाकर नृत्य करने लगता। उसकी पंखों की चमक, जो बारिश की बूंदों से और भी जीवंत हो उठती, गांव के आंगन में एक जादुई दृश्य प्रस्तुत करती। उसकी पूंछ के रंग नीला, हरा और सुनहरा सूरज की किरणों के साथ मिलकर ऐसा प्रतीत होता जैसे कोई इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। नेहा इस नजारे को देखकर मुस्कुराती और सोचती कि प्रकृति ने उसे एक अनोखा साथी दिया है, जो उसके जीवन में रंग और संगीत भर रहा था। वैदिक, नेहा का 5 वर्षीय बेटा, भी इस दृश्य को देखकर तालियां बजाता और कहता, माँ, गोलू तो सच्चा नर्तक है। एक दिन नेहा ने अपने पुराने संग्रह से एक हरे रंग की रेशमी साड़ी का टुकड़ा निकाला, जो समय के साथ थोड़ा फीका पड़ चुका था, लेकिन उसकी चमक और नरमी अभी भी बरकरार थी। ये साड़ी उसे अपनी दादी से विरासत में मिली थी और उसमें बारीक सुनहरी कढ़ाई की गई थी, जो गांव की कला का प्रतीक थी। नेहा ने सोचा कि ये गोलू के लिए एक उपहार हो सकता है, जो उसके सौंदर्य को बढ़ाएगा। उसने साड़ी का कोमल कपड़ा गोलू को थमाया
और आश्चर्यजनक रूप से गोलू ने इसे अपनी गर्दन और पंखों पर लपेट लिया। उसने अपने पंखों को इस तरह सजाया कि वो एक पारंपरिक मोर नृत्य कलाकार की भांति दिखने लगा। हरे रेशम का टुकड़ा उसके गले में लहराता और उसकी पूंछ पर बंधा हुआ कपड़ा उसके नृत्य को और भी शाही बना देता। सूरज की रोशनी में ये कपड़ा चमकता और गोलू का हर कदम एक नृत्य मुद्रा में बदल जाता। गांव के लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह जाते और कहते, नेहा का गोलू तो सचमुच एक प्यारा राजा है जो हमें अपनी कला से मंत्रमुग्ध कर देता है। धीरे धीरे गोलू ने एक नई आदत अपना ली। हर पूजा और त्योहार के अवसर पर जब नेहा अपने घर को फूलों, रंगोली और दीपकों से सजाती और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती, गोलू खुद से तैयार होने लगता। वो सुबह जल्दी उठता, अपने पंखों को साफ करता, हरे रेशम के टुकड़े को व्यवस्थित करता और अपनी पूंछ को चमकाने के लिए थोड़ा पानी छिड़कता। जैसे ही नेहा पूजा की थाली सजाती जिसमें फूल, अगरबत्ती और मिठाइयां होती, गोलू अपने नृत्य से आंगन को जीवंत कर देता। दीपावली की रात को उसकी पंखों की चमक दियों के प्रकाश के साथ मिलकर एक अलौकिक दृश्य पैदा करती, मानो आकाश और धरती एक हो गए हों। होली के रंगों के बीच उसका नृत्य गांव के बच्चों को मंत्रमुग्ध कर देता और वे उसके चारों ओर घेरा बनाकर तालियां बजाते। वैदिक इस नजारे को देखकर खुशी से चिल्लाता, माँ देखो, गोलू हमारा असली कलाकार है। नेहा गर्व से मुस्कुराती और गोलू को थोड़ा सा अनाज, मक्खन और पानी देती जो उसकी नन्ही चोंच और पैरों में आराम से समा जाता। इस तरह गोलू मोर न केवल नेहा और वैदिक का साथी बना, बल्कि नीलकुंड गांव के त्योहारों और उत्सवों का अभिन्न हिस्सा बन गया। उसका नृत्य और सजावट गांव की सांस्कृतिक धरोहर में एक नया अध्याय जोड़ने लगा। गांव की महिलाएं अपने बच्चों को बुलाकर कहती, जाओ गोलू के नृत्य को देखो और सीखो कि प्रकृति भी कला की शिक्षक हो सकती है। पुरुष भी इस दृश्य को देखकर मुस्कुराते और नेहा की देखभाल की तारीफ करते। गोलू का हर कदम गांव की एकता और सौहार्द को दर्शाता और उसकी मौजूदगी से त्योहारों में एक नई जान आ जाती। नेहा का यह रिश्ता प्रकृति और मानव के बीच की मधुर जादूगरी को दर्शाता रहा, जो नीलकुंड की हवाओं में गूंजता रहा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल याद बन गया। घर के पिछवाड़े से रोजाना एक शरारती बिल्ली आया करती थी जो अपने नटखट स्वभाव से सभी का ध्यान खींचती थी। वो कभी नेहा की रंग बिरंगी साड़ियों का पल्लू खींच लेती, कभी चमकती चूड़ियों को चुराकर गांव के आंगन में इधर उधर दौड़ती और कभी मिट्टी के बर्तनों को छूकर शरारत करती। उसकी चंचल आंखें और फुर्तीले पंजे उसे गांव के बच्चों के लिए एक रहस्यमयी दोस्त बना देते थे, लेकिन साथ ही उसकी शरारतें नेहा के लिए थोड़ी परेशानी का कारण भी बनती थी। एक दिन जब ये बिल्ली फिर से साड़ी के पल्लू के साथ खेल रही थी, नेहा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फुर्ती से भाग गई। हालांकि नेहा ने नाराज होने के बजाय अपने दिल की ममता को चुना। उसने बिल्ली को गुस्से से डांटने की बजाय प्यार से बुलाया। उसने अपनी हथेली में थोड़ा दूध और रोटी का टुकड़ा रखा और उसे पास बुलाया। बिल्ली, जो पहले डरी सहमी थी, नेहा की कोमल आवाज और गर्मजोशी को महसूस कर धीरे धीरे पास आई। नेहा ने उसे गोद में उठाया, उसके फर को सहलाया और प्यार से कहा, तू मेरी चेरी है, अब से तू हमारे साथ रहेगी। इस तरह उसका नाम पड़ा चेरी, जो उसके चंचल और प्यारे स्वभाव को दर्शाता था। नेहा ने उसे नियमित रूप से दूध, अनाज और कभी कभी अपने हाथों से बनी मिठाइयां खिलाई, जिससे चेरी का भरोसा उस पर बढ़ता गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, चेरी को नेहा की पारंपरिक चीजों से गहरा लगाव हो गया, खासकर बिंदी से। वो नेहा को सजते हुए देखती और उसकी माथे पर लगी चमकती बिंदी को बड़े चाव से निहारती। एक दिन चेरी ने अपनी जिज्ञासा को और आगे बढ़ाया। उसने वैदिक, नेहा के 5 वर्षीय बेटे की मदद से एक छोटी सी गुलाबी साड़ी, जो नेहा ने उसके लिए खास तौर पर सिलवाई थी, पहन ली।
वैदिक ने हंसते खेलते चेरी को साड़ी का पल्लू लपेटने में मदद की और फिर उसने अपनी माँ की ड्रेसिंग टेबल से एक छोटी सी गुलाबी बिंदी उठाई। चेरी को गोद में बिठाकर वैदिक ने सावधानी से उसकी माथे पर बिंदी लगाई। इसके बाद चेरी, जो अब साड़ी और बिंदी में सजी थी, धीरे धीरे आईने के सामने बैठ गई। वो अपनी परछाई को देखती और अपनी पूंछ हिलाकर शरारती अंदाज में मुस्कुराती, मानो वो खुद को एक सुंदर दुल्हन समझ रही हो। नेहा और वैदिक इस दृश्य को देखकर ठहाके लगाकर हंसे और घर में खुशी की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे चेरी ने अपने इस नए रूप को अपनाया और गांव की दिनचर्या का हिस्सा बन गई। अब वो केवल शरारत करने वाली बिल्ली नहीं रही, बल्कि पाठशाला की एक नई सदस्य बन गई। हर सुबह जब नेहा बच्चों को गांव के आंगन में बुलाकर उन्हें कहानियां सुनाती और संस्कृति के बारे में सिखाती, चेरी उनके बीच बैठ जाती। वो नेहा की बातें ध्यान से सुनती, कभी कभी अपनी पूंछ हिलाकर अपनी सहमति जताती और जब बच्चे गीत गाते वो अपनी मधुर म्याऊं की आवाज से उनका साथ देती। वैदिक उसे प्यार से हमारी छोटी शिक्षिका कहता और उसे दूध पिलाने की जिम्मेदारी लेता। त्योहारों के समय जब नेहा घर को सजाती और रंगोली बनाती, चेरी भी पास में बैठकर बिंदी और साड़ी के टुकड़ों के साथ खेलती, मानो वो भी उत्सव की तैयारी में शामिल हो। गांव के लोग इस नन्ही चेरी को देखकर मुस्कुराते और कहते, नेहा की चेरी तो सचमुच एक जादुई साथी है जो हमारे बच्चों को नई सीख देती है। इस तरह चेरी ने नीलकुंठ की सांस्कृतिक धरोहर में एक नया रंग जोड़ा और उसकी मासूमियत गांव की हवाओं में गूंजती रही। वैदिक ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, चलो जानवरों की साड़ी फैशन शो करते हैं। ये एक अनोखा उत्सव होगा जहां हमारी संस्कृति और प्रेम को एक नया रूप देखने को मिलेगा। नेहा ने इस विचार को हाथों हाथ लिया और तुरंत अपने आंगन को तैयार करने में जुट गई। उसने मिट्टी के फर्श पर रंग बिरंगी रंगोली बनाई, जिसमें फूलों के पैटर्न और सूरज चंद्रमा की आकृतियां उकेरी गई। फिर उसने चारों ओर छोटे छोटे दिए जलाए, जिनकी ज्वाला हल्की हवा में लहराती हुई गांव की शाम को और भी आकर्षक बना रही थी। वैदिक, जो इस आयोजन का मुख्य आयोजक बन गया, ने अपनी छोटी सी आवाज में जोर से उद्घोषणा की, स्वागत है हमारे नन्हे संस्कृति के सजीव विद्यार्थियों का। आज हम यहाँ प्रकृति और परंपरा का अनोखा मेल देखेंगे। पहले दृश्य में गुड़िया, नन्ही गौरैया उड़ती हुई आई। उसके पंखों में एक पीला पल्लू लहरा रहा था, जो नेहा ने सावधानी से बांधा था। वो आकाश में चक्कर काटती हुई नीचे उतरी और वैदिक के कंधे पर बैठ गई, मानो वो रैंप पर अपनी शुरुआती मुद्रा दिखा रही हो। इसके बाद राजा, शानदार मोर, नृत्य करते हुए आया। उसने अपनी पूंछ फैलाकर एक हरे किनारे वाली साड़ी को लहराया, जो उसके पंखों पर शाही अंदाज में सजी थी। उसका हर कदम एक नृत्य मुद्रा में बदल जाता और सूरज की किरणें उसके रंगों को और चमकदार बना देती। अंत में चेरी, मस्ती भरी बिल्ली, म्याऊं करती हुई चलती आई। उसने एक घुंघरू वाली साड़ी पहन रखी थी, जिसके साथ छोटे छोटे घुंघरुओं की आवाज उसके कदमों के साथ गूंज रही थी। वैदिक ने उसे गोद में उठाया और रैंप पर चलाया, जहां चेरी अपनी पूंछ हिलाकर सभी को हंसा रही थी। गांव वाले, जो इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए जमा हो गए थे, दंग रह गए। उनकी आंखें चमक उठीं और वे एक दूसरे से कहने लगे, ये कोई जादू है। नेहा और वैदिक ने प्रकृति को ही संस्कृति का शिक्षक बना दिया। बच्चे तालियां बजाते और हंसते, जबकि बूढ़े लोग इस अनोखी प्रस्तुति की तारीफ करते नहीं थकते। आंगन में खुशी की लहर दौड़ गई और हवा में मिठास घुल गई। नेहा मुस्कुराई और अपने दिल की गहराई से बोली, ये जानवर नहीं है, ये मेरे विद्यार्थियों की तरह हैं। जब हम उन्हें सिखाते हैं प्रेम, परंपरा और व्यवहार, उनके साथ धैर्य और स्नेह बरतते हैं, तो वो हमें सिखाते हैं निष्कलंक अपनापन, बिना किसी स्वार्थ के प्यार और प्रकृति के साथ जीने की कला। ये हमारे घर का हिस्सा है और उनकी मासूमियत हमें हर दिन नई सीख देती है। उसकी बातें गांव वालों के दिलों को छू गई
और वे इस संदेश को अपने साथ ले गए जो नीलकुंड की हवाओं में गूंजता रहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल सबक बन गया। आज भी नीलकुंड गांव में नेहा का आंगन एक अनोखी पहचान रखता है, जो ममता, परंपरा और प्रकृति के सुंदर संगम के लिए जाना जाता है। ये आंगन अब पंखों वाली पाठशाला के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है, जहां न केवल मनुष्यों की हंसी खुशी गूंजती है, बल्कि जानवर भी एक विशेष स्थान रखते हैं। ये स्थान मात्र एक साधारण आंगन नहीं, बल्कि एक जीवंत शिक्षण केंद्र बन गया है, जहां हर पंख, हर नन्ही पूंछ और हर मधुर चहचहाट भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाती है। नेहा की देखभाल और प्यार ने इन जानवरों, गुड़िया, राजा और चेरी को केवल दोस्तों से बढ़कर बना दिया है। वे अब भारतीय संस्कृति के सुंदरतम प्रतिबिंब बन चुके हैं, जो गांव की परंपराओं, रंगों और भावनाओं को जीवंत करते हैं। इस आंगन में हर सुबह एक नई कथा शुरू होती है। गुड़िया, नन्ही गौरैया, अपने पीले पल्लू के साथ उड़ती हुई आती है और उसकी चहचहाट गांव की हवाओं में संगीत बन जाती है। राजा, शानदार मोर, अपने हरे किनारे वाली साड़ी के साथ नृत्य करता है, जिसकी हर चाल में गांव के त्योहारों की झलक दिखाई देती है। चेरी, मस्ती भरी बिल्ली, घुंघरुओं वाली साड़ी में म्याऊं करती हुई चलती है और उसकी शरारतें बच्चों को हंसाती है। ये सभी जानवर अब केवल पालतू नहीं, बल्कि नेहा और वैदिक के साथ मिलकर एक ऐसी शिक्षण परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो गांव की सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। नेहा का ये आंगन अब एक ऐसा मंच बन गया है, जहां प्रकृति और मानव एक दूसरे से सीखते हैं और हर त्योहार, दीपावली की रोशनी से लेकर होली के रंगों तक, इन जानवरों के साथ और भी आकर्षक हो उठता है। गांव वालों के लिए ये आंगन एक चमत्कार की तरह है। वे कहते हैं कि नेहा ने अपनी समझदारी और स्नेह से इन जानवरों को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बना दिया है। बच्चे इस पंखों वाली पाठशाला में आकर गुड़िया के उड़ान के सबक, राजा के नृत्य की कला और चेरी की शरारती मासूमियत से प्रेरणा लेते हैं। बूढ़े लोग इस दृश्य को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नेहा का आंगन हमें हमारे पुराने दिनों की याद दिलाता है, जब प्रकृति और परंपरा एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे। इस आंगन में हर दिन एक नया पाठ पढ़ाया जाता है, प्रेम का, एकता का और प्रकृति के साथ जीने की कला का, जो नीलकुंड की मिट्टी में गहराई से समाया हुआ है। नेहा का ये प्रयास न केवल गांव की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के गांवों में भी इसकी चर्चा होने लगी है। लोग दूर दूर से इस पंखों वाली पाठशाला को देखने आते हैं, जहां जानवरों की मासूमियत और नेहा की दृष्टि एक अनोखा संदेश देती है। ये आंगन अब एक प्रतीक बन गया है भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि का, जहां हर पंख और हर कदम में गर्व और सम्मान झलकता है। नेहा की मुस्कान और वैदिक की उत्साहपूर्ण उद्घोषणा के साथ ये पाठशाला नीलकुंड की पहचान बन गई है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल विरासत के रूप में गूंजती रहेगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो एक छोटा सा स्नेह जरूर दिखाइए। ऐसी और सुंदर, संस्कारों से भरी आध्यात्मिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए नन्हा पुराण, जहां हर कहानी में छुपा है जीवन का पाठ और हर पात्र बन जाता है आपका अपना